सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए नमस्ते। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है और ईश्वर की कृपा से हम जो है पुगंत लघु पदस्य च इस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें से लघु पद तो हमने समझा दिया था, अभी जो है पुगंत समझा रहे हैं, यही है ना। और उसको समझाने के लिए मैं बताया था कि अर्ति री व्ली री क्नुई क्ष्मय याताम पुगणौ ये समझना पड़ेगा, यही बताया था ना जी। जी आज भल्ला जी बोल नहीं रहे हैं, क्या बताया था मैं, क्या चल रहा था राज भल्ला जी? शायद नहीं है, चलिए इधर उधर है तो चलिए यही है। हाँ तो आप कहाँ चले गए थे? अच्छा, तो ये अर्ति री व्ली री क्नुई क्ष्माई याताम पुगणौ, इसका मैं अर्थ बता रहा था। इसमें फिर मैं बोल रहा हूँ पदच्छेद अर्ति री व्ली री क्नुई क्ष्माई याताम तकारांत नपुंसक लिंग, अर्ति री व्ली री क्नुई क्ष्माई यात शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुक ककारांत पुमलिंग पुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और णौ इकारांत पुमलिंग णी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अर्थ भी क्या बोलते हैं, ये भी कह दिया था, इसमें समास भी कर दिया था कि अर्तिश्च अर्तिश्च ह्रीश्च व्लीश्च रीश्च नुईश्च क्ष्माईश्च आत्च माने आच्च इति अर्ते री व्ली री क्नुई क्ष्मायातः तेषाम् अर्ते री व्ली री क्नुई क्ष्मायाताम, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब इसमें अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अंगस्य की अनुवृत्ति आने से अंगस्य जो है विशेष है और अर्ति री व्ली री क्नुई क्ष्माई और आत जो है आतः जो है आताम जो है ये जो है विशेषण है। तो विशेषण होने से कौन सी विधि हो जाएगी? विशेषण होने से तदंत विधि हो जाएगी। वसुधा जी कौन सी विधि होगी? तदंत विधि हो जाएगी। तो तदंत विधि हो जाएगी, इसलिए आत क्या बन जाएगा? आकारांता नाम।
आत का आकारांत बन जाएगा। आकारांत का षष्ठी बहुवचन आकारांता नाम। और अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमाई जो है ये धातु है, तो इसमें तदंत करने का कोई तुक नहीं है विशेषण, इसलिए केवल ये धातु ही है। ये नहीं है कि ये धातु अंतावयव है जिसका, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि अंग के अधिकार में है, तो अंग है, तो यहाँ पर अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमाई ये धातु है, इसलिए धातु में तदंत विधि असामर्थ्य के कारण यहाँ पर तदंत विधि लगेगी ही नहीं, तदंत विधि नहीं होगी और आत में लग जाएगी, इसलिए आकारांता नाम वहां हो गया। और अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमाई इत्येतेषाम अंगानाम ये हो गया। अर्ति माने री धातु है, री गतौ, री धातु है गति अर्थ में। ऐसे ही है दूसरा री धातु है, री लज्जायाम, री लज्जा अर्थ में है। और व्ली है, व्ली वर्णे क्रादिगण की धातु है। और री गति रेषणयो हो, ये भी क्रादिगण की धातु है। और क्नुई, क्नुई शब्द उन्देच ये भ्वादिगण की धातु है। अक्ष्माई विधुनने ये भ्वादिगण की धातु है। और आकारांत धातु में से दूधाई दाने, दूधाई धारण पोषण यो ये आकारांत हो गया। तो ये जो अर्ति माने री गतौ री लज्जायाम व्ली वर्णे री गति रेषणयो क्नुई शब्द उन्दे च अक्ष्माई विधुनने दूधाई दाने दूधाई धारण पोषणयो, तो आकारांता में वो आ गया। तो ये आकारांत में दूधाई दाने छोड़ दीजिए, बस इसमें ये याद रखिएगा। री गतौ री लज्जायाम व्ली वर्णे क्नुई शब्द क्नुई शब्दे उन्दे च शब्द उन्दे च अक्ष्माई विधुनने इत्येतेषाम अंगानाम अकारांतानाम च अंगानाम अंतावयवः पुग भवति, पुगागमः भवति णौ परतः। नी परे है तो नी परे रहते अर्ति अंग के अंतिम अवयव पुक होता है। मैंने पुक अंतावयव मैंने इसलिए जोड़ दिया कि होगा पुक आगम भवति, इसका सीधे अर्थ यदि होगा तो अर्ति धातु री धातु व्ली धातु री धातु क्नुई धातु क्षमाई धातु और आकारांत जो धातु है इन अंगों के स्थान में पुक होता है, इनको पुक आगम होता है। तो पुक आगम कहाँ होगा? तो आद्यन्तौ तकितौ कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंतावयवोस्तः, ये पीछे हमने पढ़ाया हुआ है कि टित और कित जिसको कहा है, तो यहाँ पर पुक जो है कित है, तो पुक किसको कहा है जी? अर्ति अंग को कहा है, री अंग को कहा है, व्ली अंग को कहा है, री अंग को कहा है, क्नुई अंग को कहा है, क्षमाई अंग को कहा है और आकारांत अंग को कहा है। इसलिए उस अर्ति अंग माने री अंग के अंतिम अवयव हो जाएगा। ऐसे री के अंतिम अवयव हो जाएगा, व्ली अंग के अंतिम अवयव हो जाएगा, री अंग के अंतिम अवयव हो जाएगा, क्नुई अंग के अंतिम अवयव हो जाएगा, क्षमाई अंग के अंतिम अवयव हो जाएगा और आकारांत अंग के अंतिम अवयव हो जाएगा। इसीलिए आदंतो टक्तो परिभाषा को ध्यान में रख करके मैं अंतावयव कर दिया, क्योंकि वहां पर अंत पद पहुंच गया कित के पुक कित के कारण। तो अर्थ बन गया, आप लिख सकते हैं कि नौ परतः अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमाई इत्येतेषाम अंगानाम आकारांतानाम च अंगानाम अंतावयवः पुक आगमो भवति। ये पूरा अर्थ हो गया। किरणी के परे रहते अर्ति माने री गति रेषणयो री लज्जाया री गतौ
ह्री लज्जायाम ब्ली शब्द उन्दे च री गति रेशनयोग व्ली वर्णे है, व्ली वर्णे री गति रेशनयोग नुई शब्द उन्दे च क्ष्माई विधुनने इत्यतेषाम अंगानाम और आकारांतानाम च अंगानाम अंतावयवः पुग आगम भवति नौ परतः। लिख लिए जी, सबको समझ में आ गया ये जो मैं अर्थ बनाया? जी हाँ जी, आ गया सर। हाँ, तो ये जो है नी परे रहते, नी मतलब है निच। यहाँ पर जैसे री धातु है, अब री धातु ले लीजिए, री धातु से हेतुमती च एक सूत्र है, हेतुमती च। अभी उसका अर्थ आने पर बताऊंगा। वहां पर हेतु और हेतुमान अर्थ में निच प्रत्यय, हेतुमती च तो उसमें निच प्रत्यय होता है। तो हेतुमती च से यहाँ पर निच प्रत्यय हो गया है। तो री धातु से निच प्रत्यय करेंगे, निच का च का लोप हो जाएगा हलंत्यम से और न का लोप हो जाएगा चूटू से, बच गया ई, तो हो गया री ई। अब इसके पश्चात क्या हो जाएगा जी? री और ई। अब ई को मान करके री की अंग संज्ञा है, री को मान करके क्या बोलते हैं, नी को मान करके री की जो है अंग संज्ञा है। और अंग संज्ञा होने से क्या हुआ जी? अंगस्य का अधिकार चला। और अंगस्य के अधिकार में क्या हुआ? अंगस्य के अधिकार में यहाँ पर सार धातु कार धातु का उसे जो गुण हो गया, सार धातु कार धातु से गुण हो गया, तो क्या बन गया? अर्पी बन गया ना, मैंने सॉरी री बना तो री नहीं पहले ये मत कीजिए, तो इससे ये होगा मान री है और निच है, निच होने से अब निच परे रहते, पहले कीजिए निच परे रहते, यहाँ पर जो है पुक आगम हो गया, पुक आगम हो गया, क्योंकि निच को मान करके री की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में अर्ति री ब्ली री क्नुई क्षमा यातम पुगणौ तो जो है यहाँ पर पुक आगम हो गया, क्योंकि नी परे है यहाँ पर और ये री अंग है, उसका अंतिम अवयव पुक हो गया, मैंने अंग का अवयव हुआ। तो अंग का अवयव हुआ तो अब क्या हो गया? री री पुक, री पुक और आगे है नी, री पुक नी। क्या है इसे दीजिए? री पुक नी। अब री पुक नी जो है, तो अब यहां पर नी को मान करके री पुक जो है इसकी अंग संज्ञा है, री पुक जो है इसकी अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से यहां पर पुगंतु लघुपधस्य च से गुण हो गया। आपने क्या किया था कि पुगंत लघुपध से क्या कहा था कि सार धातु कार धातु के परे रहते पुगंत अंग। अब पुगंत का मतलब क्या है जी? पुकी परतः, माने यहाँ पर जो है कि सार्वधातुक परे रहते और आर्धातुक परे रहते, तो नी जो है आर्धातुक प्रत्यय परे है, तो आर्धातुक प्रत्यय नी परे है, तो आर्धातुक परे रहते अंग जो है, अंग जो है आर्धातुक परे रहते अंग हो गया री पुक, तो अंग है, उस अंग का अंग के अवयव जो है, अंग के अवयव अंग हो गया री पुक, उसका अवयव पुक है ना, तो अंग के अवयव पुगंत अंग, तो यहाँ पर है पुकी परतः, पुक के परे रहते अंतिम जो इक, पुक के परे रहते जो अंतिम इक, तो यहाँ पर अंग है वो अंग का अवयव है, पुक जो है अंग का अवयव लेना है, तो अंग के अवयव जो है उस अंग के अवयव पुक के परे रहते अंतिम जो इक है उसके स्थान पर गुण हो गया, तो री के स्थान पर गुण हो गया, तो बन गया अर, गुण होकर के री को अर बन गया और उसके पश्चात फिर जो है पी है तो अर्पी बन गया और फिर तिप इत्यादि आकर के
अर्पयति बन जाएगा। अर्पी हुआ, तिप हुआ, ये फिर ई को गुण हो गया, ए हो गया, एच हो गया, अर्पयति बन गया। तो अर्पयति, तो वह अर्पण। जी हाँ जी बोलिए। इसको एक बार फिर बता दीजिए। यहाँ पर स्थिति ये देखिए, ये जो उदाहरण बताया आपने, अर्ति अर्तिह्री, ये सूत्र तो समझ में आ गया, लेकिन उसको एक उदाहरण में फिर से घटा के बता दीजिए। जैसे अर्पयति हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? जी अर्पयति। एक ही उदाहरण ले लीजिए कि अर्पयति, तो अर्पयति जो करेंगे तो अर्पयति में री धातु है और री धातु से हेतुमती से निच कर दीजिए, तो री प्लस निच आप लोगों ने कर दिया, लिख लिया, री प्लस निच किया जी जी। अब इस स्थिति में री प्लस निच, इस स्थिति में जो है हालांकि अचोई नीति से जो है वृद्धि भी प्राप्त है, तो पता है कि नहीं? अचोई नीति से, अचोई नीति, जी जी, क्योंकि अजंत अंक को वृद्धि होता है, इत और नित के पहले तो नित है ना, ये निच नित है, जी जी, नित है ना जी। ण जो है चूटू से जो ण इस संज्ञा किया तो णित है, तो नित होने से यहाँ पर अचोई नीति से वृद्धि भी प्राप्त है, परंतु वह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतरंगत्वात्, अंतरंग जो है, क्योंकि ये पुक जो आगम है वह अंतरंग है। पुक आगम क्या है जी? अंतरंग है, अंतरंग है। अंतरंगत तो क्योंकि वह अंग जो है मन आगम जो होता है, अंग मने आगम जो होता है, जिसको आगम होता है उसका वह अवयव है, तो अवयव उसका अवयव होने के कारण वो पहले वह हो जाएगा। इसलिए अचोई नीति न लग करके यहाँ पर क्या होगा, पुक आगम हो जाएगा। और ये भी बताइए ना, अचोई नीति कितने नंबर सूत्र है जी? अचोई नीति कितने नंबर सूत्र है? हाँ बता सकते हैं? नीति 7-2-115। 7-2-115 है, ठीक है। तो अचोई नीति 7-2-115 है, और जबकि अर्ति री ब्ली रिक नुम पुगनौ जो है ये 7-3-36 नंबर सूत्र है ना जी? जी। वहां पर अचोई नीति से वृद्धि प्राप्त है, और अर्ति री ब्ली उस बाद में विप्रसिद्ध परम कार्यम, तो उससे जो है यहाँ पर पुक आगम भी प्राप्त है, नी के परे रहते, तो परत्वात आगम हो जाएगा। और साथ साथ जो है परत्वात, और साथ साथ जो है ये भी है कि भाई आगम जो है आगमी का भाग होता है, इसलिए आगम तो पहले ही होगा, उसके बाद फिर जो है गुण करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पुक आगम विशेष है, इसलिए अपवाद भी कर सकते हैं कि पुक आगम विशेष है, तो विशेष है तो अपवाद है, और यहाँ पर अपवाद कर देंगे, अंतरंग उसका आगम आगमी का भाग होता है, इसलिए पुक आगम पहले हो जाएगा, परत्वात भी और अपवादत्वात भी एक करके, क्योंकि वो तो अचोई नीति का तो और भी जगह प्राप्त है, वो उसका मौका है, उसका अवसर है, परंतु इसमें भी कर देंगे तो इसका अवसर कहाँ जाएगा, इसलिए अपवादत्वात कर देंगे। तो यहाँ पर जो है पहले पुक आगम करेंगे, तो री पुक माने री पुक निच का ई, तो री पुक प्लस ई, री पुक प्लस ई लिख लिया जी। री पुक प्लस ई, श्रवण जी लिख रहे हो कि नहीं? री पुक प्लस ई, हाँ, री के प्लस आगे पुक नहीं होगा, वो पुक जो है उसी का अवयव है, इसलिए उसमें प्लस मत करो, री पुक प्लस ई। तो अब यहाँ पर ई को मान करके री पुक की अंग संज्ञा है कि नहीं है? री की अंग संज्ञा है, उसी का अवयव है पुक, अंतावयव है, तो वो री पुक की अंग संज्ञा है। तो अब यहाँ पर पुगंत का अर्थ हमने क्या किया था कि पुकी परतः अंतः, माने पुकी परतः यो अंतः इक, पुकी अंतः पुगंतः, तो पुकी परतः यो अंतः इक, तो पुक के परे रहते जो अंत इक, उसके स्थान में गुण होता है। ये पुगंत लोग पदार्थ का अर्थ, पुगंतु को ही अभी लेंगे तो पुगंतु का अर्थ हो गया कि सार धातुक और आर धातु के परे रहते अंग के अवयव
क्योंकि अंग है रीपुक। अंग क्या है जी? रीपुक। और रीपुक का अवयव कितने अवयव हैं? एक री अवयव हो गया, दूसरा पुक अवयव हो गया समुदाय में। तो एक री हो गया अवयव, री पुक का अवयव जो है री और पुक दोनों है ना जी? तो अंग के अवयव पुक के परे रहते, अंग के अवयव पुक के परे रहते, अंग के अवयव पुकी पड़ता, अंगावयव से पुकी पड़ता, अंग के अवयव पुक के परे रहते, अंतः मने समीपस्थस्य इकः, पुक के परे समीपस्थ, अंत मने समीप। तो पुक के परे रहते पूर्व में जो समीपस्थ जो इक है, क्योंकि इको वृद्धि पर उपस्थित हो गई, वो समीपस्थ जो इक है उसके स्थान में गुण हो जाता है। तो गुण हो गया तो री को अर बन गया, उरन रप रहा। और फिर जो है अर्प प्लस ई, अब मिला दीजिए तो अर्पी बन गया। और अर्पी से फिर जो है आप तिप ले आएंगे, सप ले आएंगे, तो तिप का ती हुआ, सप का अ हुआ। अब सप का जो अ है उसको मान करके अर्पी की एक नई, माने अर्पी जो है एक नया धातु बन गया ना सनातन धातु से। तो इसलिए उस सनातन धातु से धातु संज्ञा करके ही तिप आया है। तो वो स को मान करके अर्पी की जो है अंग संज्ञा होने से यहाँ पर जो है सार धातु कार धातु का यो से यहाँ पर इगंत अंग जो है इसको माने गुण हो गया। तो इगंत अंग है अर्पी, उसके अंतिम ई है, उसको गुण हुआ तो ई को ए हो गया, तो बन गया अर्पे। और अति एचो याव कर दीजिए तो अर्प अय अति, तो अर्पयति बन गया। समझ में आ गया जी? माने पुगंतस्य अंगस्य का मतलब ये समझना है कि पुगंत माने पुक के परे रहते अंतिम एक, पुक के परे, तो वहां पर अंगस्य का जो संबंध है पुगंत के साथ, वहां पर ये व्याख्या से करना पड़ेगा। वहां हालांकि वैसे प्रथम वृत्ति इत्यादि में या इसमें जो है ऐसा कर दिया हुआ कि जो है अंगस्य पुगंतस्य अंगस्य पुगंत अंग, तो पुगंत अंग है ये माने री और पुक जो है, री और पुक जो है ये पुगंत अंग है, माने पुक अंतावयव है जिसके, तो पुगंत अंग है कि नहीं? तो ऐसे कह करके करते पुगंत अंग के इक के स्थान में गुण होता है। तो परंतु जबकि पुगंत में हमने आपको बताया कि पुगंत में पुकी अंतः पुगंत सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो सप्तमी तत्पुरुष समास होने के कारण व्याख्यान से पता चला कि पुक के परे रहते अंतिम इक, तो पुक के परे रहते अंतिम इक, पुक और इक जो है दोनों किसका अवयव है? अंग का अवयव है ना जी। अंग पूरे जो समुदाय है री और पुक, उसका आदि अवयव है री और अंतिम अवयव है पुक। तो ये अंग के अवयव पुक के परे रहते इक के स्थान, समीपस्थ इक जो है, अंत इक जो है, समीपस्थ माने अंत माने समीपस्थ, समीपस्थ जो इक है उसके स्थान पर जो है गुण हो गया। समझ में आया जी? क्योंकि वहां पर जो है पुगंत लोग पदार्थ कहता है कि लघुप्त अंग के, लघुप्त जो अंग है उसके अवयव एक, वहां पर अंग जो है लघुप्त अंग के इक, तो यहाँ पर इक है विशेष और लघुप्त अंग जो है वो विशेषण है। इसलिए कह रहे कि लघुप्त कैसा इक, तो लघु उपधा, लघुप्त माने लघु उपधा वाला जो इक। तो हालांकि वहां पर हमने लघु चासो उपधाच हमने आपको बताया था। इसका यदि बहुब्री समास भी कर सकते हैं तो कर दे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लघु उपधा में है जिसके, लघु उपधा में है जिसके माने लघ्वी उपधा यस्य, जिसके यश अंग, जिस अंग के उपधा में लघु है वो पूरा अंग हो गया, लघुप्त अंग हो गया। और लघुप्त अंग के इक के स्थान में, लघुप्त अंग के इक के स्थान में जो है यहाँ पर यण हो गया, गुण हो गया। तो
वहां पर जो है क्या है उसका जो भी उदाहरण होगा, चेता इत्यादि चीज, चेतन, ये तो भिन्न, भेत्ता इत्यादि जो बन जाएगा, भेत्ता, भेत्ता भिद धातु से भेत्ता बन जाएगा त्रिज प्रत्यांत में, तो भेत्ता इत्यादि बन जाएगा माने उसका लघुप्त का। और पुगंत का जो बन गया तो वही अंग के अवयव, अंग के अवयव पुक के परे रहते समीपस्थ इक के समीपस्थ से इक स्थाने गुणा भवति। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले पूछता हूँ स्काइप वाले से, रुक जाइए। ये जो है राजभल्ला जी, आपको समझ में आया? राजभल्ला जी ने, वासुदेवन जी आपको समझ में आया? बात नहीं, वाले नहीं, वो वाले यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अच्छा, फिर ये स्वाति जी आप समझे? हाँ जी आचार्य। और वसुधा जी आप समझे? अच्छा, अनंत जी आप समझे? अनंत जी जी म्यूट में था आचार्य जी, समझ गया। समझ गए ना? माने पुगंत को केवल समझना है, पुकी अंत, पुगंत जो लेना है अंग में ही लेना है, अंग के अंदर ही देखना है कि पुक बाद में है कि नहीं। तो री और पुक में जो है पुक बाद में है और रिक पहले है, तो अंग के अवयव पुक पुक के परे रहते, अंग के अवयव में, अंग में देखना है पुक, तो अंग के अवयव पुक के परे रहते अंतः माने समीपस्थ, समीपस्थ से इकह माने अंत, पुगंत में जो अंतः है उसमें अंतः का अर्थ हुआ समीप, समीपस्य या समीपस्थस्य, और इकह हो गया। इकह जो है समीपस्थस्य को माने समीपस्थ से इकह स्थान है, इकह विशेष है, अंतः विशेषण हो गया वहां पर, तो समीपस्थ से इकह। यहाँ पर पुगंत को पुकी अंतः पुगंत ये है, पुगंत वाले नहीं, पुक के परे रहते अंतस्थ इक माने समीपस्थ इक के स्थान में गुण होता है, ये है। तो अंग के अवयव, अंगावयवस्य, दो को अलग अलग अर्थ कीजिए, एक साथ नहीं, एक साथ कर देंगे तो पुगंतस्य अंगस्य और लघुपदस्य अंगस्य ऐसा हो जाएगा, परंतु दोनों को अलग अलग अर्थ कीजिए व्याख्यान से कि लघुपद हो गया। लघुपद में आप जो बहुब्री समास भी कर सकते हैं, लघु चासु उपधात हमने कहा था, परंतु वहां पर दिख रहा है, हम जैसे व्याख्यान कर रहे हैं उसके आधार पर लग रहा कि बहुब्री, तो मैंने लघ्वी उपधा यस्य, लघु उपधा में है जिसके, लघु उपधा है जिसके, जिसका जिसकी उपधा लघु है, जैसे भिद धातु है जिससे भेत्ता बनाएंगे, भिद धातु से त्रिच प्रत्यय, तो त्रिच को मान करके भिद की अंग संज्ञा हुई, तो यहाँ पर पुगंत लघुपद से जो गुण हुआ, तो यहाँ पर अंग के अवयव या लघुप्त अंग माने लघु उपधा में है जिसके, तो लघु उपधा में है भिद अंग के, तो लघुपद अंग के अवयव इक के स्थान में लघु उपधा में है जिसके, तो यहाँ पर भिद में ई लघु है और उपधा भी है, तो लघु उपधा वाले ये भिद है, अंग है, तो लघुपद अंग हो गया, लघु उपधा में है जिस अंग के, उस अंग भिद अंग के अवयव इक जो है उसके स्थान पर जो है गुण हो गया, इसलिए भेद बन गया, फिर भेद त्रि बन जाएगा, भेदता बन जाएगा, चेता की तरह फिर बन जाएगा। तो ऐसे ही वहां पर ये हो गया। और पुगंत में जो घटाएंगे तो हो जाएगा कि पुकी परतः अंतस्य समीपस्थ समीपस्थस्य या समीपस्य, समीपस्य इकः स्थाने अंगावयवस्य या अंग के अवयव माने अंगावयवस्य इकः स्थाने भवति, तो अंग के अवयव अंगावयवस्य पुकी परतः समीपस्थस्य इकः स्थाने गुणः भवति, या अंग के अवयव पुक, तो वहां पर अवयव का शब्द मैंने अंग ऐसा कर देंगे, अंगावयव मैंने अंगस्य अवयवे पुकी,
यदि अलग अलग करेंगे तो पुकी अवयव है तो उसमें अवयव में सप्तमी कर दीजिए। तो अंगस्य अवयवे पुकी परतः समीपस्थस्य इकः स्थाने गुणः भवति। अंग के अवयव पुक के परे रहते, वह पुक अंग का अवयव होना चाहिए, वो अंतावयव है। तो अंग के अवयव पुक के परे रहते समीप में स्थित जो इक है उसको गुण होता है, समीपस्थ इक को गुण होता है। तो अर्पयति बन जाएगा, क्नोपयति बन जाएगा, ब्लेपयति इत्यादि बन जाएगा। दोनों होना चाहिए या लघु उपदा में होता है तभी गुण होता है और पुगंतर परे होते? पुगंत में भी गुण होगा, दोनों अलग अलग है ना जी। लघुप्त अंग के अवयव एक लघुप्त अंग के इक के स्थान में भी गुण होता है, लघुप्त अंग के अवयव इक के स्थान में भी गुण होता है। और पुगंत माने पुगंत के अवयव जो इक है, पुगंत अंग जो है अर्थात पुकी परतः जो अंतिम इक है, अंग के अवयव जो अंतिम इक है, तो वो अंग के पुकी परतः माने पुक जो लेना है वो अंग का ही अवयव लेना है। तो अंग के अवयव पुक के परे रहते जो इक है, अंगावयवस्य, उसी में अंगावयवस्य पुकी परतः, वो ध्यान रखना कि अंग जो हमें देखना है, इक भी जो है अंग का अवयव है और पुक भी अंग का अवयव है, दूसरे का अवयव नहीं, सो ध्यान रखना है। इसलिए अंगावयवस्य पुकी परतः समीपस्थस्य इकः स्थाने या समीअन्तस्य इकः स्थाने गुणः भवति। समझे वासुदेवन जी? हाँ, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। रुक जाइए हमारा अपना साउंड एक करने दीजिए, एम्पलीफायर लगाने। हाँ बोलिए तो आप। अब बोलिए वासुदेवन जी। वासुदेवन जी नहीं बोल रहे। बस तो सुधा जी मेरी आवाज जा रही है क्या? मुझे आ रही है केवल। आपको आ रही है, ये इनके पास जा रही है कि नहीं जा रही है पता नहीं। हेलो वसुधा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे नहीं, उन लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है क्या वसुधा जी? पता नहीं क्या हो गया। राज भल्ला जी की तो आवाज, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। श्रवण जी आपको समझ में आया? तो आचार्य जी तो यहाँ री का स्थान में होगा ना? हाँ री के स्थान में होगा। री है इक ना, री इक है ना जी, तो री के स्थान पर गुण होगा, तो इसलिए अर बन जाएगा, तभी अर्पी बनेगा ना जी। पुकी परतः अंतस्य इकः स्थाने, ऐसा अर्थ करना है कि अंगावयवस्य पुकी परतः अंतस्य इकः स्थाने। अंग के अवयव अंतिमिक लेना है, पुक के परे रहते, तो माने उसी में अंग के अवयव में इक भी अंग का अवयव है, पुक भी अंग का अवयव है। दोनों माने पुक के परे रहते, माने री का स्थान में इक, माने री जो इक है इसके स्थान में गुण आ जाते होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, इसके स्थान में गुण हो गया।
तो अर्पी बन गया ना, तो अर्पयति बन जाएगा। समझ में आ गया? स्वाति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है क्या? आचार्य जी, मुझको भी अच्छे तरह से आ रहे हैं। अब बोलिए तो। आचार्य जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी आई जी, थिंक ही कैन नॉट हियर अस। हाँ ठीक है, अब आवाज आ रही है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। अर्पी के बाद अर्पयति कैसे बना, उसमें कौन सा प्रत्यय लेके आए आप? ये तो मैं कितना बार बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया, आपने ध्यान से सुना नहीं? फिर नहीं, मैंने बाद में वो थोड़ा ध्यान से सुना नहीं। हाँ न, वो तो 2 बार बोल दिया कि अर्पी है, अर्पी एक नया धातु बन गया, सनाद्यंत धातु से। हाँ, वो आगे आएगा, आगे बताऊंगा। सनाद्यंत नया धातु बन गया, तो अर्पी से फिर तिप प्रत्यय, जैसे पट धातु से तिप करने से अर्पी से तिप हो गया, ठीक है। और फिर शप प्रत्यय आ गया, तो शप का अ बचा, तो अर्पी अ ती हो गया, और शप जो अ है उसको मान करके अर्पी की अंग संज्ञा होने से सार्वधातु का अर्थ से गुण हो गया, तो गुण होकर के अर्पे बन गया, अर्पे अति हो गया, एचो यवायावा कर दिए, तो अर्प अति हो गया, तो अर्पयति बन गया। ठीक है। हाँ, तो ये है। तो आगे चलें, पुगंत सबको समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे। हाँ, अब जो है, अब आगे है न धातु लोप आर्ध धातु के। आज ये चलेगा, न धातु लोप आर्ध धातु के। गीता जी कह रहे हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन है, परंतु मैंने वासुदेवन जी, परंतु उनका प्रॉब्लम चल रहा है। वो ये जो है आप ईमेल में भेज दीजिएगा वासुदेवन जी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो न धातु लोप आर्ध धातु के, पहले करते न अव्यय पद है। धातु लोपे, ये अकारांत पुंलिंग धातु लोप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और आर्ध धातु के अकारांत पुंलिंग आर्ध धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, न अव्यय पद है, धातु लोप अकारांत पुंलिंग धातु लोप, सॉरी धातु लोप नहीं है, धातु लोपे है। न अव्यय पद है, धातु लोपे अकारांत न पुंलिंग धातु लोप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आर्ध धातु के अकारांत नपुंसक लिंग आर्ध धातुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर वैसे आचार्य जी, यहाँ पर धातु लोप में पुंलिंग बोल दिया था, परंतु पुंलिंग नहीं होगा, नपुंसक लिंग हुआ, क्योंकि आर्ध धातुके का विशेषण है। इसलिए यहाँ पर धातु लोप को मैंने जो बोला प्रमाद के कारण पुंलिंग को गलत में बोला, नपुंसक लिंग समझिएगा। हाँ, क्या बोले जी, बोलिए। धातु लोपे नहीं है आचार्य जी, धातु लोपा है। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और पदछेद अभी कर रहा हूँ ना जी। न धातु लोपे आर्ध धातु के, मैं पदछेद किया हूँ, उसका विभक्ति कर रहा हूं कि न अव्यय पद है, धातु लोपे अकारांत नपुंसकलिंग धातु लोप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और आर्ध धातु के अकारांत नपुंसकलिंग आर्ध धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पदछेद सभी को समझ में आ गया? अब क्यों है धातु लोपे आपको आगे बताऊंगा। ये पदछेद मैंने किया और विभक्त किया, ये समझ में आ गया सबको? जी आ गया। हाँ, अब धातु लोपे है, यहाँ पर देखिए, यदि आपको लोपा दिख रहा है, यदि यहाँ पर लोपे नहीं होता तो फिर अकश में दीर्घ लग जाना चाहिए था, तो विसर्ग होता तो लोप रार धातु के लगन होना चाहिए था, पर जो लोप है तो यहाँ पर लोपे है, और लोपे और आर धातु के है, और यहाँ पर एचो यवायावा लगा देंगे। क्या लगाएंगे जी? एचो यवायावा। तो क्या बन जाएगा? जब धातु लोपे प्लस आर धातु के करेंगे तो एचो यवायावा कहता है कि एच के स्थान में आई अब आई आवा आदेश होता है। तो यहाँ पर
ए है, ए को क्या आदेश हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो बन जाएगा लोपय, धातु लोपय आर्ध धातु के। क्या बन जाएगा जी, धातु लोपय, लोपय यह हलन, धातु लोपय आर्ध धातु के। अब इस स्थिति में एक सूत्र है लोपः साकल्यस्य, वो कहता है साकल्य आचार्य एक हुए हैं उनके मत में, हालांकि पाणिनि जी के भी मत में है, उनके सम्मान के लिए उनका नाम लिए हैं। ऋषियों की एक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है कि जिस चीज को खुद मानते हैं परंतु दूसरे भी मानते हैं तो उनका अपना नाम न दे करके उनका नाम दे देते हैं, माने उनके सम्मान के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वयं नहीं मानते हैं, स्वयं भी मानते हैं, परंतु विद्वान का सम्मान करता है, करना ही चाहिए। अब आप लोग जैसे विद्वान बन रहे हैं तो इस चीज को अनुभव कीजिए कि आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं, आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी बुद्धि से सोचनी पड़ती है। आप तो अन्य भी काम कर रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, परंतु सपोज दैट आप कल्पना कीजिए कि आप गुरुकुल में पढ़ रहे हो उस तरीके से और सारा दिन उसी में लगे रहते हो, तो उसमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। तो वो उसी में यदि लगे हुए तो कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना तपस्या करना पड़ता है। आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं और यदि मैंने पढ़ करके यदि विचार कर रहे होंगे या इस तरीके से, तो उस पर कितनी तपस्या होती है। तो जितनी तपस्या आप कर रहे हैं उतनी ही तपस्या तो अन्य दूसरे विद्यार्थी भी कर रहा है, और वो भी यदि तपस्या करके आप बड़े विद्वान बने तो ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि दूसरे भी जो विद्वान बना है, वो व्याकरण है, वो भी तपस्या करके पढ़ लिख करके विद्वान बना है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसीलिए जिसने भी तपस्या किया वह एक दूसरे को, भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, म्यूट कीजिए। किसका है, म्यूट कीजिए जी, म्यूट कीजिए, कौन है। तो इसीलिए हमें विद्वान को सम्मान करें। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता, बुद्धिमान लोग जो है, विद्वान लोग आपस में जेलेसी से युक्त हो जाते हैं, वो जेलेसी नहीं करना चाहिए, वहां पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देखो ना, राम भगवान जो है उस समय जो भी नारद इत्यादि थे, वो राम जी नारद का सम्मान करते थे, नारद जी राम का सम्मान करते थे। कृष्ण को भी देख लीजिए कि कृष्ण अपने समय में, उनके समय में जो नारद था, नारद इत्यादि जो विद्वान थे, कृष्ण जी उनको सम्मान करते थे, वो लोग उनको सम्मान करते थे। तो इसीलिए जो है हमें सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान पाणिनि जी ने जो है साकल्य आचार्य का सम्मान किया है, तो इसीलिए वो नाम लिया। तो बोल रहे हैं कि साकल्य आचार्य के मत में वकार यकार का लोप हो जाता है, पदांत वकार यकार का लोप हो जाता है। लोप साकल्य का ये अर्थ है, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना ही है। लोपः साकल्य, लोप प्रथम एक वचन है, साकल्य षष्ठी व्यक्ति है, इसलिए साकल्य आचार्य से मते न पदांतस्य वकारस्य यकारस्य स्थाने लोपः स्यात्। पदांत वकार यकार के समय लोप होता है, तो यहाँ पर लोपय ये पदांत यकार है, उस पदांत यकार के स्थान में जो है लोप हो गया तो लोप बन गया। तो धातु लोप आर्ध धातु के। अब यहाँ पर आकर्षण दीर्घ लगने लग गया, तो फिर पूर्वत्रा सिद्धम कहता है कि पूर्व के दृष्टि में परशास्त्र असिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो है एचो यवायावह तो यह हुआ है। अब यहाँ पर पूर्व जो के दृष्टि में परशास्त्र सिद्ध है, तो यहाँ पर लोप साकल्य से जो यह हुआ है वह असिद्ध है पूर्व के दृष्टि में। जब भी आकर्षण दीर्घ लगने लग जाएगा तो अक सवर्ण दीर्घ के दृष्टि में यह लोप असिद्ध है, तो वहां पर दीर्घ मतलब वहां पर यह दिखाई देगा, इसलिए दीर्घ होगा ही नहीं। तो ये इसका रहस्य है। लोप साकल्य और पूर्वत्रा सिद्धम दो चीज को समझ जाएंगे, पूर्वत्रा सिद्धम समझेंगे तो आकर्षण दीर्घ नहीं लगेगा, और य का लोप हो गया लोप साकल्य से, तो वो आप लोप साकल्य समझ जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर य का लोप हो गया है, मूल है लोपे। तो न अव्यय पद है, धातु लोपे सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और आर धातु के सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समझ में आ गया अनंत जी? इसमें और कुछ विशेष बताऊं? नहीं आचार्य जी, आगे
और सभी को समझ में आ गया? आप लोगों को, जो स्काइप वाले को, सभी को समझ में आया? श्रवण जी, आपको समझ में आया जी? हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ। देखो, एचो यवाया पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो एचो यवा का क्या अर्थ है कि ए को अय होता है, ओ को अब होता है, ऐ को आय होता है, औ को अब होता है। तो लोपे जो है, धातु लोपे और आर धातु के, तो ए को अय होगा कि नहीं होगा? लोपई हो गया, लोपई हो गया। और एक सूत्र है लोप साकल्य से, याद है कि नहीं? लोप साकल्य से सूत्र है, अष्टम अध्याय में है, तृतीय पाद में देख लेना, या तृतीय पाद में शायद होगा। कहाँ है जी अनंत जी? अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद के बाद ही है, लोप साकल्य से। तो वो कहता है कि साकल्य आचार्य के मत में पदांत वकार यकार का लोप होता है। ये उसका अर्थ है कि साकल्यस्य आचार्यस्य मतेन पदान्तस्य वस्य यस्य स्थाने लोप भवति, पदान्तस्य वकारस्य यकारस्य स्थाने लोप भवति। अशी परतः, वो भो भगो अघो पूर्व से योशी एक सूत्र है, उससे अशी केंद्र आ रही है कि अश परे हो तो पदांत वकार यकार के स्थान में लोप आदेश होता है। तो यहाँ पर देखो, आर धातु में आ जो है वो अश है। अश मतलब वह कि अ से लेकर के जब तक, तो अ आ के अंतर्गत आ गया, अ के अंतर्गत आ गया, इसलिए अश परे है। तो अश परे रहते पदांत यकार है, लोपई जो है, क्योंकि लोपई जो है सप्तमी है तो पदांत है ही ना, सुप्तिंगंतम पदम सप्तमी व्यक्ति है, उसी सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा है। तो धातु लोपे पदांत है ना जी, पद है ना, और उस पद के अंतिम अवयव ए है ना, और उस ए को ही अय हुआ है, तो पदांत यकार है कि नहीं? यह लोपय, धातु लोपय में यह पद के अंतिम यकार है कि नहीं? तो पदांत यकार हो गया, पद के अवयव अंतिम यकार है तो पदांत यकार हो गया। तो पदांत यकार के स्थान में लोप हो गया। तो जब लोप हो गया तो क्या बच गया? धातु लोप नहीं बच गया? तो फिर वही धातु लोप है, धातु लोपे है, उसी का संधि के आधार पर धातु लोप यहाँ पर लिखा हुआ है। बस इतना ही समझो। आगे आकाशंद्र इत्यादि हमने वो जो एक्स्ट्रा बता दिया था उसको भी मत समझो, बस धातु लोपे है ये समझो कि यहाँ पर एचो यवा लगा है, एचो यवा लगा है, लोपा साकल्य से आकार का लोप हो गया है, धातु लोपा हो गया। उसके आगे मैं बोला था कि भाई यहाँ पर अका संबंध क्यों नहीं लग रहा है, तो फिर कहा था कि पूर्वत्रा सिद्धम से पूर्व शास्त्र की दृष्टि में पर शास्त्र सिद्ध हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यह दिखने लग जाएगा, इसलिए लोप नहीं होगा। तो पूर्वत्रा सिद्ध हम आगे बताएंगे, आगे आएगा फिर बताएंगे वहां पर। तो न धातु लोप लोपे आर धातु के, तो न अव्यपद धातु लोपे अकारांत नपुंसकलिंग धातु लोपे शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और आर धातु के अकारांत नपुंसकलिंग आर धातु के शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। अब धातु लोपे में समास है, उसको उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूं कि देखो, जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा का एक कोना जल जाता है तो क्या कहते हैं? कपड़ा जल गया, कपड़ा जल गया। वेरी नाइस। कपड़ा का यदि एक कोना, शर्ट का यदि एक कोना यदि जल जाए, साड़ी का एक कोना जल जाए, तो उसको ये थोड़े कहेंगे साड़ी का एक कोना जल गया, क्या कहते हैं? साड़ी जल गया, साड़ी जल गया, कपड़ा जल गया। मैं इसका मतलब कि कपड़ा का जो एक अवयव है उसके लिए भी कपड़ा का प्रयोग होता है, साड़ी का जो एक अवयव है वहां तो मतलब यह है कि साड़ी जल गया, मतलब साड़ी का एक कोना, जो साड़ी का एक अवयव है कोना, वह जल गया, ये उसका मतलब है। परंतु उतना बड़ा वाक्य न करके हम सीधे कहते हैं कि कपड़ा जल गया, साड़ी जल गया। तो ऐसे ही माने समुदाय जो है, समुदाय का जो एक अवयव है, उस अवयव के लिए भी उसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है कि साड़ी का जो अवयव है उस अवयव के लिए भी साड़ी का प्रयोग होता है, कपड़ा का जो एक अवयव है उसके लिए भी कपड़ा का प्रयोग होता है, वस्त्र का प्रयोग होता है।
ऐसे ही धातु का जो अवयव है उसके लिए भी धातु का प्रयोग होता है। समझ में आया जी? जी। क्या बताया? क्या बताया बोलिए। कपड़ा का जो एक अवयव है उसके लिए भी कपड़ा का प्रयोग होता है। हाँ, ऐसे यहाँ पर भी धातु का जो एक अवयव है उसके लिए भी धातु का प्रयोग होता है। हाँ, मैंने यहाँ पर धातु का मतलब है धातु अवयव। यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर धातु का मतलब है धातु अवयव। अनंत जी? जी समझ गया सर। हाँ, यहाँ धातु का मतलब है धातु अवयव। समझ गए जी? यहाँ पर धातु लोपा में जो धातु का मतलब है धातु अवयव। राजभल्ला जी समझ में आया? इसमें धातु का यहाँ पे मतलब है कि धातु का मान धातु अवयव। हाँ, धातु का अवयव एक साथ बोलोगे तो धातु अवयव। राजभल्ला जी समझ में आया? आगे हाँ, वसुधा जी समझिए? जी आ गया है जी। हाँ, तो धातु अवयव अब म्यूट कर लीजिए सभी। तो धातु का मतलब है धातु अवयव। तो अर्थ क्या हो गया जी? अब इसमें समास क्या हो गया? समास हो गया धातु अवयव लोपः यस्मिन्। धातु अवयव लोपः यस्मिन् तत् इदम धातु लोपम। धातु अवयव लोपः यस्मिन् इति धातु लोपम। ऐसा कर दीजिए। धातु अवयव माने धातु अवयव, धातु माने धातु अवयव, तो धातु अवयव लोपः यस्मिन् इति धातु लोपम या तत् इदम धातु लोपम। माने जिसको निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप होता है उसको कहते हैं धातु लोप। अवयव का मध्यम पद लोपी बहुब्री हो गया। धात्वयव लोपो यस्मिन्। धात्वयव लोपो यस्मिन्। अवयवस्य कर दीजिए क्योंकि धातु है ना, धातु लोप, तो धात्वयवस्य ऐसा षष्ठी कीजिए। धात्वयवस्य लोपः यस्मिन्, लोपो यस्मिन् तद इदम धातु लोपम। क्या होगा? कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हुआ। धात्वयवस्य लोपो यस्मिन् तदिदम धातु लोपम। माने धातु के अवयव का, धातु के अवयव का लोप हुआ है जिसको निमित्त मानकर या जिसके परे रहते, उसका नाम है धातु लोप। अर्थात आर्ध धातु के परे रहते धातु के अवयव का लोप हुआ, इसलिए धातु लोपे जो है आर्ध धातु के का विशेषण है। तो धातु अवयवस्य लोपः यस्मिन् या लोपो यस्मिन् तदिदम धातु लोपम। जिसको निमित्त मानकर या जिसके परे, यस्मिन माने जिसके परे रहते या जिसको निमित्त मानकर, यस्मिन में निमित्त सप्तमी मान लीजिए या पर सप्तमी मान लीजिए, कोई बात नहीं है। तो जिसको निमित्त मानकर या जिसके परे रहते धातु के अवयव का लोप हुआ है उसका नाम है, अन्य पदार्थ है। अन्य पदार्थ कौन हो गया जी? आर्ध धातुक हो गया। अन्य पदार्थ कौन हो गया? जिसके परे रहते धातु का अवयव का लोप हुआ हो। तो यहाँ पर आर्ध धातु के परे रहते धातु का अवयव लोप होता है। आर्ध धातु के परे रहते धातु के अवयव का लोप होता है। इसलिए धातु लोप का मतलब क्या हुआ जी? आर्ध धातुक। धातु लोप मतलब धातु लोप कौन? धातु लोप विशेषण हो गया आर्ध धातु का। ऐसा आर्ध धातुक जिसके परे रहते, जिसको निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, उस आर्ध धातु का नाम है धातु लोप आर्ध धातुक। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि जैसे पीताम्बरः, पीताम्बरः का मतलब क्या हुआ जी? पीतानी अंबरानी यस्य।
जिसके पास पीले वस्त्र हैं उस व्यक्ति का नाम हुआ पीतांबर। वह व्यक्ति है पीतांबर। वहां पर पीले वस्त्र को नहीं कहा जा रहा, पीला वस्त्र है जिसके पास। चित्रगुह चित्रकपरी गाये हैं जिसकी। नीलकंठ नीला कंठे यस्य स नीलकंठ। तो यहाँ पर कंठ में नीला है जिसका, तो अन्य पदार्थ है, इसलिए धातु के अवयव का लोप है जिसके परे रहते। जिसके परे रहते होता है उसका नाम है धातु लोप। तो धातु लोप किसका नाम है? यहाँ पर आर्ध धातु का नाम है। धातु लोप किसका नाम है जी? पीले वस्त्र है, जैसे कृष्ण का पीतांबर है, कृष्ण का विशेषण है, या लंबोदर जो है गणेश का विशेषण है, या कृष्ण का ही विशेषण है। तो यहाँ पर लंबोदर माने लंबा उदर है जिसके, उसका नाम लंबा था। कृष्ण का विशेषण हो गया लंबोदर, या गणेश का विशेषण हो गया लंबोदर। नहीं समझ में आया? आगे स्काई वाले को समझ में आया सभी को जी? हाँ, तो ये तो धातु लोपे आर धातु का विशेषण हो गया। तो हो गया धातु लोपे आर धातु के परतः, ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया जी? धातु लोपे आर धातु के परतः, क्या अर्थ बन गया बोलिए? धातु लोपे आर धातु के परतः। और इको गुणवृत्ति की अनुवृत्ति आ रही है। तो धातु लोपे आर धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, ये अर्थ हो गया इसका। क्या अर्थ हो गया जी? धातु लोपे आर धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। हाँ, धातु लोपे आर धातु के परतः। तो आर धातु क्या? आर धातु प्रत्यय है। आर धातु क्या है जी? प्रत्यय है। तो धातु लोपे आर धातु के प्रत्यय परतः कहिए या सीधे प्रत्यय? आर धातु है ही प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय अपने आप हो ही जाएगा। तो धातु लोपे आर धातु के प्रत्यय परतः या धातु लोपे आर धातु के परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। क्या अर्थ हो गया जी इसका? बोलिए। धातु लोपे आर धातु के प्रत्यय परतः इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। वेरी नाइस। राजबल्ला जी आपको समझ में आया? बहुत ही सरल अर्थ है। आगे। और स्वाति जी? आ गया आचार्य जी। और वसुधा जी? आ गया जी। और वासुदेवन जी का तो आवाज नहीं आ रहा है। आनंद जी आप समझे? जी। और श्रवण जी आप समझे? तो चलिए अब समय हो गया है, अब मंत्र पाठ करते हैं। कोई किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। तो मंत्र पाठ करते हैं। अच्छा, ये वो भी समझ गए, उन्होंने कह दिया। तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। और अनंत जी अभी इसको जो है अपलोड कर दीजिएगा। जी कर दूंगा। हाँ, क्योंकि जो है ना अभी वो हमारे भाई जी दरभंगा में है, वो लोग विद्यार्थी को लेकर के, तो अभी वो पढ़ेंगे इसको ये करके 10-15 मिनट बाद वो शुरू करेंगे पढ़ना इसी का, जब आप ये करेंगे तो। हाँ ठीक है जी। ओम नमस्ते।